Hello everyone, myself Dhananjay Gautam. I have appeared 2 times in UPSC interview and given 4 CSE mains and 2 forest services mains. ये हमारा ethics फाडो कोर्स है। ये जो मेंस 2024 दे रहे हैं और जो 2025 के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। इसमें सीधी बात नो बकवास टाइप का कोर्स है ये। इसमें जो हमें काम की चीज है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, फालतू की टोचनबाजी नहीं है। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में नियरली 20 आवर्स ऑफ लेक्चर्स रहेंगे, जिसमें एथिक्स का सारा जितना भी सिलेबस है वो सारा डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा PYQs डिस्कस करे जाएंगे और इसके अलावा एक टेस्ट जो है क्वेश्चंस फॉर एवरी टॉपिक्स वो डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब 20 ये PYQ और टेस्ट के अलग वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो नियरली 30 to 40 आवर्स का ये कोर्स रहेगा। ठीक है, और मेरी जो टाइमलाइन रहेगी ये 15 से 20 दिन में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। इसके अलावा एक और चीज है कि टेलीग्राम में एक मेंस मेंटरशिप, जो डिस्क्रिप्शन में मेंस मेंटरशिप फॉर्म दिया है, आप उसको भरें। जो भी उन फॉर्म को भरेगा तो एवरी संडे फ्रॉम 9 to 10 PM मैं उनको इनवाइट करूंगा क्लोज्ड ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो सीरियस लोग उसको एंटर करें। और टेलीग्राम चैनल जो दे रखा है, फ्रीडम UPSC टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है लेसन 1 की। लेसन 1 में क्या पढ़ेंगे उसके लिए जानने के पहले हमें पहले UPSC का सिलेबस देख लेना चाहिए एक बार। UPSC का सिलेबस जो एथिक्स का है वो 8 पार्टों में हमारा डिवाइडेड है। पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा है ह्यूमन वैल्यूज, तीसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल एंड वेस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एटीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जितनी भी पूरी क्रक्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अप्लाई होगा। और इसके बाद आती है हमारी केस स्टडीज। तो पहले हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम केस स्टडीज इन पे सॉल्व करेंगे। तो अब जो पहला हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहला तो ये रहता है एथिक्स होती क्या है। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स हमारी मतलब कहाँ से आती है, कहाँ से हम उसको सोर्स करते हैं एथिक्स को। फिर एथिक्स को सोर्स कर लिया, हमें पता लग गया एथिक्स क्या है, उसके बाद एथिक्स के कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वेरियस सोसाइटी पे या फिर अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एथिक्स आती है कि जो एथिक्स है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इसमें। फिर एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन, कि एक आदमी को अपने प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में किस तरीके से एथिक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो ये मेजर मेजर हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का सिलेबस है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा लेसन 1 डिजाइन हुआ है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एथिक्स होती क्या है, व्हाट इज एथिक्स, क्यों एथिक्स हमें चाहिए, ही क्यों पढ़ना ही क्यों चाहिए एथिक्स को। ठीक है, एथिक्स का नेचर क्या है, स्कोप क्या है एथिक्स का। फिर एथिक्स का हमें नेचर पता लग गया, स्कोप पता लग गया, तो कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। अगर हम एथिकल रहें तो क्या फायदा होगा और एथिकल ना रहें तो क्या नुकसान होगा, ये हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसके बाद कोई भी एथिकल कंडक्ट है, कुछ भी एथिकल इशू है, उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे कि ये एथिकल है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी इशू आप ले लें, उसको हम पता कैसे करेंगे कि एथिकल, जैसे सरोगेसी ले लिया, उसको पता कैसे करेंगे कि एथिकल है या नहीं है, तो उसके डिटर्मिनेंट्स हम जानते हैं फिर। ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है वो जानेंगे, और उसके बाद एथिक्स किन किन फील्ड्स पे अप्लाई होती है और किस किस तरीके से अप्लाई होगी वो जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इसमें हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, मतलब जितनी भी थ्योरीज है हमारी एथिक्स की वो सारी पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, जैसे रिलीजन से हमारी एथिक्स आती है तो रिलीजन से क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, फिर लॉज से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी एथिकल डायमेंशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर सोसाइटी से क्या क्या चीजें मिलेंगी, रोल ऑफ फैमिली क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब। फिर कुछ क्वेश्चंस UPSC पूछती है कि जैसे मोरालिटी और एथिक्स में तुम डिफरेंस बताओ और इनके एग्जांपल्स बताओ। फिर एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जांपल्स बताओ। एथिक्स और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जांपल बताओ। फिर कॉम्पिटेंसी चाहिए या एथिकल पर्सन चाहिए या कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए या दोनों चाहिए, और इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब चीजें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ एथिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं
हमारी यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, कांटिज्म हो गया, ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म, ये सब हम जॉन रॉल्स की थ्योरी होगी, ये सब थ्योरीज इसमें पढ़ेंगे। तो ये भी हमारी एप्लीकेशन में काम आती है, नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं कि कोई भी एथिक कंडक्ट एथिकल है या नहीं है, उसमें हम ये अप्लाई करके जानेंगे। तो जितनी भी केस स्टडीज आती हैं, उन केस स्टडीज पे आप ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही शॉर्ट में हम करेंगे, और जितना हमें चाहिए उतना करेंगे। देखो एथिक्स में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो हमारा 10 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, और एक हमारा जो है 20 मार्कर रहेगा। 20 मार्कर में केस स्टडीज रहेंगी, ठीक है, ये हम करेंगे पीवाईक्यूज जब करेंगे। लेकिन 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं बस। अब 150 वर्ड में आपको पूरी राम गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना लिखना है उतना पढ़ना है बस, और उतना ही समझना है, ठीक है। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन पे काफी बार क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इन सब चीजों पे हमारे क्वेश्चन यूजुअली रिपीटेड होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स होती क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, आप हो एक पर्सन, ठीक है, ये एक पर्सन हो गया, ये सोचता है कि भाई वेजिटेरियन एक होना चाहिए आदमी को। फिर दूसरा पर्सन हो गया, ये कहता है वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि प्रोटीन मिलता है फलाने का, ठीक है। तो भाई एथिकल कहाँ रह गया? हमें क्या पता लगेगा एथिक्स का? तो इसी को स्टडी करना एथिक्स होता है, कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी या फिलोसॉफी ले लो। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी विच डील्स विद आंसरिंग what is right and what is wrong or wrong. That's it. It is a branch of philosophy which deals with what is right and what is wrong. And how does it do it? By studying human behavior. By studying human behavior. ये हो गई हमारी एथिक्स, ठीक है। अब कोई बोले कि आप एथिकल पर्सन हो, अगर मैं वेजिटेरियन हूं लेट से, तो बोलोगे, ये बोलेगा कि एथिकल हूं, हाँ एथिकल हूं। अब इससे कोई पूछेगा कि आप नॉन वेज हो, क्या आप एथिकल पर्सन हो? ये भी बोलेगा यस एथिकल पर्सन हूं। लेकिन हम इसको स्टडी जब करते हैं तो हम वेरियस डायमेंशंस देखते हैं। वेरियस डायमेंशंस क्या? रिलीजन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और एनवायरमेंटलिज्म क्या कहता है, ठीक है, और हमारा कंपैशन क्या कहता है, हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो क्या कहती है। इन सब चीजों को स्टडी करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं एथिक्स, कि ये चीज सही है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं एथिक्स में, ठीक है। डायमेंशंस कैसे आती हैं एथिक्स में? अब मान लिया जाता है कि इस सोसाइटी में, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया, वेजिटेरियनिज्म इज टेकन एज ए वर्च्यू, कि वेजिटेरियन होना एक वर्च्यू देखा जाता है, कि 40-50% पॉपुलेशन जो है वेजिटेरियनिज्म पे प्रॉपरली बिलीव करती है, इसे वर्च्यू बोला जाता है। लेकिन किसी सोसाइटीज में नॉन वेजिटेरियन को वर्च्यू बोला जाता है। तो भाई ऐसा कैसे डिसाइड होगा कि हमारी जो ये एथिक्स है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे थ्योरीज हैं। थ्योरीज कैसे? कि सबसे पहले होता है रिलेटिविज्म। एक एथिकल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट है, उसमें कहता है कि एथिक्स जो है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल नहीं है, वो डिपेंड ऑन सोसाइटी, सिचुएशन पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। मान लो आज की डेट में जानवर जो है बहुत ही कम हो जाएं, तो फिर क्या हमारी सिचुएशन रहेगी कि वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए फिर तो। लेकिन जानवर बहुत ज्यादा हो गए सृष्टि में, कि भाई जीना आराम कर रहे हैं तो खा जाओ पकड़ के, तो वो उस केस में क्या होगा कि नॉन वेज हमारा एथिकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वॉर में देखा जाता है। अब कहीं अत्याचार हो रहा है किसी एक समाज पे, तो समाज वॉर करेगा फिर, तो वो क्या हो जाएगी? जस्ट वॉर। लेकिन इन जनरल क्या है? वॉर इज अनएथिकल, क्योंकि लोगों की हत्या हो रही है, इसमें मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो अनएथिकल हो गया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? देखो,
कई सारे ना इसमें एथिक्स के नेचर हमें समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ एथिक्स क्या है इसके लिए। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेचर ऑफ एथिक्स क्या है। नेचर ऑफ एथिक्स ये है कि पहला, सम प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। सम प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। क्या प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल में? कि भाई ह्यूमनिज्म होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमनिज्म होना चाहिए। जैसे ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, लव दाई नेबर, इक्वलिटी हमारी होनी चाहिए, ठीक है, हर आदमी में भेदभाव ना करके इक्वलिटी हमारी होनी चाहिए। ये सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, वेल एक्सेप्टेड है, ठीक है। जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, हमारी सोशल इक्वलिटी हो गया, तो ये सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जहां पे थोड़ा ग्रे एरिया आ जाता है, तो वहां पे हम रिलेटिव एथिक्स को लेके आते हैं। रिलेटिव एथिक्स, अब ये जो रिलेटिव एथिक्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? ये हमारे सोसाइटी पे डिपेंड करेगी कि किस तरह की सोसाइटी है, उसका कल्चर कैसा है, उसमें किस तरह का डोमिनेंट रिलीजन फॉलो होता है, ठीक है। मान लो आप पाकिस्तान में जाके बोलो कि भाई वेजिटेरियन होना चाहिए, तो वो आपको जो है ब्लास्फेमी करके जो है जिंदा आदमियों में आग लगा देंगे। बेसिकली ये होगा क्योंकि वहाँ का कल्चर अलाउ नहीं करता है, बेसिकली इंडिया में अलाउ करता है। वेस्ट में जो है अब नया मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, वेजिटेरियनिज्म का। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव एथिक्स का कंसेप्ट आता है। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि टाइम के साथ सिचुएशनल एथिक्स होती है। जैसे मैंने ऊपर समझाया था कि किन्हीं केसेस में कुछ सही है, किन्हीं केसेस में कुछ सही है। अगर आप बहुत ही ठंडे इलाके में जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते हैं, वेजिटेशन नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहां पे जाके लोगों से बोलोगे कि भाई आप जो है सिर्फ वेज खाया करो, तो नहीं चलेगा ना, वहां की सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल एथिक्स। तो इन चीजों में हमें समझने की जरूरत है, किसी भी एक इशू में हमें इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलना है कि अगर ये तीन चीज हमने देखी कि क्या चीज वो यूनिवर्सल हो सकती है, रिलेटिव है या नहीं है, या सिचुएशन है या नहीं है, उस हिसाब से हम उसको जांचेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि वो चीज एथिकल है या नहीं है। तो ये नेचर ऑफ एथिक्स हो गया हमारा। उसके बाद बात आती है स्कोप ऑफ एथिक्स की। अब एथिक्स हम किन किन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन कौन से ह्यूमन के फील्ड्स हैं जहां हम एथिक्स अप्लाई करेंगे? पहला है पॉलिटिकल हो गया, भाई पॉलिटिक्स में एथिक्स हमें अप्लाई हो जाएगी। बहुत सारे इश्यूज हैं पॉलिटिक्स में, वो हम इम्प्लीकेशन में पढ़ेंगे। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर स्कोप वाला क्वेश्चन आ गया कि एथिक्स हमें कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, पॉलिटिक्स में अप्लाई हो सकती है, एथिक्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई हो सकती है। फिर एथिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? एथिक्स हमारी जो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अप्लाई हो सकती है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज को रोकना है, तो इन सब केसेस में अप्लाई हो सकती है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट समझ लो कि किन किन डायमेंशन में अप्लाई हो सकती है। फिर हमारी कल्चरल डायमेंशन में अप्लाई हो सकती है। भाई कुछ चीजें कल्चरल पार्ट है, जैसे सती थी, सती प्रथा थी, सती प्रथा हमारे कल्चर में थी उस टाइम पे, लेकिन क्या वो एथिकल थी? नहीं थी। तो वहां पे हमने अप्लाई करी एथिक्स को, जब एथिक्स को अप्लाई करा तो ये हमने फिर रिमूव कर दी धीरे धीरे। ऐसे ही ट्रिपल तलाक का एग्जांपल ले सकते हो, या किसी भी और चीज का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। फिर और किन चीजों में अप्लाई हो सकती है? इकोनॉमिक टर्म्स में अप्लाई हो सकती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, तो क्या वो एथिकल है? नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 39 में कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है ना। फिर और किस किस केस में अप्लाई हो सकती है? एनवायरमेंट में अप्लाई हो सकती है कि क्या हमें सृष्टि को नाश करके अपना प्लेजर इंक्रीज करना फायदेमंद है, या हमें सृष्टि के साथ चलना चाहिए, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में एथिक्स अप्लाई होती है। जैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि खुद को मैनेज करो अच्छे से, पागल मत हो जाओ, ठीक है, डिप्रेस्ड मत हो जाओ, मोटिवेट रहो। तो वहां पे एथिक्स की एक डायमेंशन आ जाती है कि अगर पूरी समाज ही डिमोटिवेट हो जाएगा तो फिर एथिक्स का पालन कौन करेगा?
तो अपने खुद के अंदर झांकने का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी जो है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एथिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कई सारे हमारे वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद है, स्टोइसिज्म है, ठीक है, एपिक्यूरियनिज्म है। तो वो सारे साइकोलॉजिकल थिंकर्स हैं हमारे, जो कि हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं एथिक्स पढ़ा पढ़ा के। तो ये हमारे स्कोप ऑफ एथिक्स हो गया इतनी सारी डायमेंशंस में। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो ये सारी डायमेंशंस को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो एथिक्स है ना, उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे, कोई भी एक एक्शन है उसको हम एथिकल कैसे करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे किलिंग है, किलिंग इज बैड, किलिंग बैड है। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में किलिंग करोगे तो बैड नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ डिफेंस में किलिंग बैड? क्योंकि यहाँ पे प्रेजर्वेशन कर रहे हो, आप ह्यूमनिज्म को अप्लाई कर रहे हो कि कोई तुम्हारा राइट वायलेट करता है, उस राइट को तुम बचा रहे हो बेसिकली। ठीक है, ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो ह्यूमन की नेचुरल इंस्टिंक्ट को पढ़ के हमने जाना है कि सेल्फ डिफेंस में किलिंग इज अलाउड। फिर आप दे सकते हो कि कोई भी एक्शन अगर नॉलेज के साथ ना हो, मतलब किसी को जानकारी नहीं है और लेकिन उससे कोई गलती हो जाए जानकारी ना होने के बाद, तो क्या उसको माना जाएगा? मान लो कोई कार चला रहा है, उसके नीचे पिल्ला आ गया, कार के नीचे, उसको नहीं पता है, साइड में से आ गया, तो क्या वो जो है उसके लिए लायबल होगा पिल्ले को मारने के लिए? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं थी उस चीज की। या फिर कोई पागल आदमी है, पागल आदमी आपने देखे होंगे रोड पे कभी कभार पत्थर मार देता है किसी को, तो पागल आदमी पत्थर मार देगा, तो क्या वो मतलब अनएथिकल हो जाएगा? क्योंकि उसकी नॉलेज में नहीं है, उसको पता नहीं है वो चीज। ठीक है, इसके लिए हम उसको अनएथिकल नहीं मान सकते। ठीक है, फिर एक ये होता है कि एक ह्यूमन की फ्री विल होती है। ह्यूमन की फ्री विल होती है। मान लो किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के, आप बैंकर हो और किसी ने वो आप रॉबरी चल रही है, कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे बोला कि खोल इसको, अपनी वॉल्ट को खोल, ताला खोल इसका, पैसे निकालने हैं मेरे को। तो आपकी फ्री विल है क्या? उसमें नहीं है। लेकिन आपने जो एक्ट किया है वो एक्ट तो गलत है कि भाई तुमने एक रॉबर को पैसा निकाल के दिया है वॉल्ट से। लेकिन आपकी फ्री विल है, तो फ्री विल इसमें होनी बहुत जरूरी है ना। अगर फ्री विल नहीं है तो भी वो एक्शन क्या है, अनएथिकल नहीं हो सकता वो एक्शन जो है। ठीक है, फिर इसमें कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है। कल्चरल एस्पेक्ट में जैसे संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन का आप एग्जांपल ले सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट पास कराना है, लेकिन वो बिना करप्शन के नहीं होगा। नेता भी पैसा मांग रहा है, आपके जूनियर भी पैसा मांग रहे हैं, सीनियर भी पैसा मांग रहा है, पूरी समाज पैसा देने को तैयार है, और समाज चाहता भी है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो लगे, लेकिन वो फैसिलिटेशन के लिए करप्शन हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप खुद बेशक ना लोगे, लेकिन चलने दोगे, भाई ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, पैसा आगे पीछे हो रहा है होने दो, लेकिन काम तो हो रहा है। तो वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है। बहुत सारी चीजों में कल्चरल एस्पेक्ट आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सैमुराई हैं, ठीक है। सैमुराई क्या करते हैं कि वो सुसाइड करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉट। जब उन्हें लगता है कि वो मतलब सामने वाले जो पार्टी है उसके कब्जे में आ रहे हैं, तो उससे पहले सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल सेंस में, तो इट्स अनएथिकल। ठीक है, कि आप एक ह्यूमन लाइफ को ले रहे हो, चाहे अपनी ही लाइफ है, लेकिन अगर वो इस केस में है, सिचुएशन में है, तो वो अनएथिकल नहीं कह सकते उसको, वो एथिकल है, उनका कोड है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस डायमेंशंस में हम एथिक्स को इवेल्युएट करते हैं। फिर बहुत सारी और भी डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, फिर इसमें जो है रिलीजियस डायमेंशन भी आ जाती है। ठीक है, कि जैसे एक टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट है, बचपन से ही उसको इसी तरीके से ट्रेन किया गया है कि भाई जन्नत में जाओगे और काफिरों को मारो। अब वो जो है बंदूक लेके काफिरों को मार रहा है,
लेकिन वो एक तरीके से धर्म का काम कर रहा है अपने लिए, मतलब उसके दिमाग के लिए। वो तो खुद तो ये सोच रहा है ना कि मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ काफिरों को मार के। रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा भी है, तो उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको बता दिया गया है। तो और वो इग्नोरेंट भी है। तो यही सारे एग्जांपल जो अपोलोजिस्ट होते हैं, टेररिस्ट अपोलोजिस्ट, वही यही कहते हैं बुरहान वानी को कि भाई प्रिंसिपल का, मास्टर का बेटा है। लेकिन आप ये देखो ना कि उसका जो ब्रेन वॉश है वो किसने किया है, या फिर उसके पेरेंट्स ने ब्रेन वॉश होने क्यों दिया है। सभ्य समाज में रह रहा है आदमी, फिर भी वो फ्री विल से कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना है, वो फ्री विल से कहीं ना कहीं बना है। ठीक है, इसलिए वो टेररिस्ट है। तो इसमें भी कई सारी डायमेंशन आ जाती है। कोर्ट ये देखता है कि उसने फ्री विल से किया है, नहीं फ्री विल से किया है, या फिर उसको ऑल्टरनेटिव्स थे, पढ़ा लिखा कितना था। ये सब चीजें कोर्ट देखता है डिसीजन लेने से पहले, कि वो डायमेंशंस उसकी, जब ग्रे एरिया आ जाता है। लॉ है तो लॉ है, फिर हाँ लॉ भी इसमें एक एस्पेक्ट है। लॉ का ये एस्पेक्ट है कि भाई आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते लॉ से। अगर किलिंग इज इलीगल तो इलीगल, आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते, इग्नोरेंट नहीं हो सकते आप। जो लॉ है वो लॉ है। ठीक है, एक लीगल डायमेंशन भी इसमें आ जाती है। इससे हम इवेल्युएट करते हैं। अब हमें एथिक्स चाहिए क्यों, वाई एथिक्स पे अब आते हैं। सारी चीजें हमने एथिक्स के बारे में जान लिया, क्या है क्या नहीं है। वाई एथिक्स, वाई एथिक्स, पर्पस ऑफ एथिक्स क्या है। देखो, पर्पस ऑफ एथिक्स के लिए वेरियस थ्योरीज है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब ब्रीफ में अभी ये जान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी एक ड्यूटी जो होती है ना, हम उसको फॉलो करें, वो एथिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि एंड देखना चाहिए, कि अंत भला तो सब भला, वो हमारी एथिक्स है। अगर अंत में सब चीज बढ़िया हो रही है तो वो एथिक्स है। कई लोग ये कहते हैं हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारी एक तो सोच अच्छी होनी चाहिए, कि हम जो सोच रहे हैं कि हम अच्छा काम करें, बुरा काम ना करें, पहली चीज। फिर इंटेंशन के बाद आ जाता है हमारा एक्ट, कि जो हम एक्ट कर रहे हैं, मीन्स बेसिकली इसको कहते हैं, क्या मीन्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पे आ जाती है। फिर तीसरी आ जाती है उसका एंड क्या है। कई बार ये होता है कि हमारी इंटेंशन अच्छी रहती है लेकिन एक्ट खराब हो जाता है। जैसे भगत सिंह के केस में हो गया कि भाई उन्होंने बम फोड़ दिया, एक्ट तो खराब है बेसिकली देखा जाए तो। उनकी इंटेंशन अच्छी थी, एंड अच्छा था, लेकिन एक्ट खराब था। अब गांधी जी का चौरी चौरा वाला इंसिडेंट ले लेते हैं, एनसीएम का। इंटेंशन अच्छी थी, एक्ट भी अच्छा था, लेकिन एंड खराब हो गया, कि डिले हो गई हमारी जो इंडिपेंडेंस है। अब नेहरू जी का वो एग्जांपल ले लेते हैं कि कश्मीर के लिए वो यूएन चले गए थे। इंटेंशन अच्छी थी, एक्ट भी देखा जाए तो मतलब ग्लोबल नॉर्म्स के हिसाब से ठीक था, लेकिन एंड डिजास्ट्रस हो गया। तो हमें ये तीनों चीजें ना, ऐसा मान के चलना है किसी भी एक्ट को लेके, तीनों चीजें हमारी बैलेंस में रहे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके कंक्लूजन में ये लिखना है हमें तीनों चीज बैलेंस में चाहिए। हमारी इंटेंशन भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, हमारा एक्ट भी कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, और हमारा एंड भी अच्छा होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, एक्ट में हम ऐसा करेंगे कि कोलेटरल डैमेज कम से कम हो, मिनिमाइज द लॉस। मिनिमाइज द लॉस, एंड में क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज द बेनिफिट। इंटेंशन में क्या होना चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म, मैक्सिमम बेनिफिट टू ऑल, मैक्स बेनिफिट टू ऑल। ये हमारा एक एज ए सिविल सर्वेंट हमारा एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए सोचने का, कि सबका भला होना चाहिए, नुकसान कम से कम होना चाहिए। और हमारी सोच भी ये होनी चाहिए कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, सबसे ज्यादातर लोगों का जो है भला कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें एथिक्स चाहिए, इसलिए हमें एथिक्स चाहिए, वाई एथिक्स, इन ऑर्डर टू डू सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू ऑल, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू ऑल। ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये लिखने हैं आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू ऑल। तीसरा क्या है, मिनिमाइज द पेन, मिनिमाइज द सफरिंग। ये हम तीन चीज इंश्योर कर सकते हैं, तो हमारा वो जो है एथिकल कॉन्डक्ट है। ठीक है,
अब हमें क्यों चाहिए इम्प्लीकेशन ऑफ एथिक्स, चाहिए ही क्यों इम्प्लीकेशन ऑफ एथिक्स? कॉन्सिक्वेंस भी ले सकते हैं। अब देखो हमारे समाज में कितनी सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी पर्सनल लेवल पे जो परेशानी है, जिसमें हमने देखा था वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल जो स्कोप है एथिक्स का, कि भाई ग्रीडीनेस बढ़ रही है सोसाइटी में। ये डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं जो आपको कोट करने हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है आज के कंटेक्स्ट में। ग्रीडीनेस बढ़ रही है कैसे? आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एग्जांपल ले सकते हो कि ऑक्सफोर्ड वाली जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफैम वाली वो डाल सकते हो कि भाई 1% जो है उसके पास जो है हमारे 50% एसेट है, फला ठीक। ठीक है। दूसरा है ईगोइस्टिक बिहेवियर बढ़ रहा है, टेम्पर कम हो रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। फिर पार्शियलिटी है लोगों के उसमें, बायसेस हैं लोगों के दिमाग में, प्रेजुडिस हैं लोगों के दिमाग में। ठीक है। अब इन सबको दूर करने के लिए हमें एथिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? अब कोई आदमी पार्शियल है या कम्युनल है या फिर कास्टिस्ट है, उसको हमें एथिक्स पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? है। तो जब हम उसको एथिक्स पढ़ाएंगे तो हमारा वो अच्छा इम्प्लीकेशन होगा ना एथिक्स का। फिर कई लोग है शेडिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कर देते हैं स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज, मेरा काम नहीं है, उस सीट पे चले जाओ। ठीक है। शेडिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई मेरा आईएएस का एग्जाम नहीं निकला, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ जिम्मेदार। ठीक है। इसमें ईगोइस्टिक बिहेवियर भी है, शेडिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। if you cannot control the uncontrollables, who will control them? Then the uncontrollable will remain uncontrollable। तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है। फिर सेल्फ लेजीनेस बढ़ रही है, भाई करना कुछ नहीं है, मिल सब कुछ जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। ठीक है। और फिर इसमें बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं कि भाई बैड हैबिट्स, स्मोकिंग लग रही है, ड्रिंकिंग लग रही है, गेमिंग लग रही है। ठीक है। ये सब चीजें, इनसेंसिटिविटी है। तो ये सारी चीजें हमारी पर्सनल डायमेंशंस में आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए हमें एथिक्स चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन यू अप्लाई एथिक्स इन योर पर्सनल लाइफ, तो ये सब चीजें आप लिखोगे आर्गुमेंट्स में। In order to resolve these issues, we need ethics in our personal life। फिर दूसरी डायमेंशन ले लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एथिक्स क्यों चाहिए? क्या क्या इश्यूज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको रिजोल्व करने के लिए एथिक्स चाहिए? सबसे पहले इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। भाई गरीब आदमी की कोई नहीं सुन रहा है, उनके काम डिले होते हैं। कोई भी अमीर आदमी आ जाता है, अपनी पहुंच दिखाता है, उसका काम फटाफट हो जाता है। जुडिशरी में भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े वकील जाते हैं, रात में कोर्ट खुल जाती है, भाई 4 करोड़ केस गरीबों के पेंडिंग पड़े हैं। फिर सीजीआई कहते हैं कि इक्वलिटी चाहिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। स्पेशली इन पॉलिटिक्स, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट उसी आदमी को दिया जाता है जो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, फेवरेटिज्म चल रहा है। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे एक एक करके। एक एग्जाम्पल की पूरी लिस्ट, पूरी एक वीडियो एग्जाम्पल पे ही बना के लेके आऊंगा, जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है। फिर करप्शन है, करप्शन इज ए मेजर इशू इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसमें एब्यूज ऑफ पावर आ जाता है। एब्यूज ऑफ पावर के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं।
करप्शन में भी एग्जांपल है, जो सिविल सर्वेंट जेल गए उनकी लिस्ट बना लो, जैसे नीरा यादव थी, ठीक है, तो वो स्कैम में जेल गई थी। ठीक है, एब्यूज ऑफ पावर में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे त्रिपुरा वाला केस ले लो। आईएएस अफसर था जो वेडिंग क्रैश कर दी थी उसने, और थप्पड़ वप्पड़ मार दिए थे पंडित जी को, दूल्हे को, दुल्हन को भी अड़काया था। ठीक है, फिर ये इसमें हरियाणा में एक नया आईएएस अफसर था, तो उसने किसानों पे, निहत्थे किसानों पे लाठीचार्ज करवा दिया था फ्री फंड में, तो वो वाला इशू है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर एमपी में भी कोई था कि थप्पड़ मार दिया था किसी को आईएएस अफसर ने। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब्यूज ऑफ पावर का लिख सकते हो। फिर ट्रस्ट डेफिसिट, तो ये सारे जो आर्गुमेंट है ना, अगर ये आ जाए कि भाई वी नीड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये सारे एग्जांपल लिखोगे, उसमें आर्गुमेंट्स में लिखोगे। ट्रस्ट डेफिसिट है कि भाई पुलिस के पास नहीं लेके जाते केस, आपस में रिजॉल्व कर लेते हैं। क्यों लेके जाएंगे केस, पुलिस भी पैसे लेगी। ठीक है, पुलिस उल्टा ही जो फरियादी है उसी को जेल में डाल देती है, तो ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, तो मोरल करप्शन है, कल्चरल वो है क्या, मोरल पुलिसिंग भी हो जाती है। मोरल पुलिसिंग आप डाल सकते हो इसमें, कि वही पार्क में बैठे हैं कपल और पूछताछ करने लग गए, कहाँ है तुम्हारे बाप का, बताओ नाम, नंबर दो, फोन पे बात करते हैं, गलत है वो। तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो छोटे छोटे एग्जांपल जो गली गलारे के एग्जांपल होते हैं, इनको भी कोट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एथिक्स में जरूरत है कोट करने की। फिर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में तो जो भी इश्यूज आप लिखते हो, देखते हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाले, वो सारे डाल देने हैं यहाँ पर। क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। क्रिमिनलाइजेशन में क्या है कि भाई जो 18th लोकसभा आई है उसमें भी 46%, मतलब 251 जो एमपीज हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, मतलब आधी लोकसभा तो क्रिमिनल टाइप की है। फिर इसमें मनी मसल पावर आ जाती है। एडीआर की रिपोर्ट है कि भाई 40,000 करोड़ खर्चा हुआ है, 50,000 करोड़ के आसपास टोटल मिला के देखा जाए तो इलेक्शन पे। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा फिर पॉलिटिशियन जो खर्च कर रहे हैं तो अपनी जेब से लगा रहे हैं क्या, या तो ये पैसा जो है कॉर्पोरेट से ले रहे हैं, तो कॉर्पोरेट से ले रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म होगा। या फिर ये पैसा अपनी जेब से लगा रहे हैं, अपनी जेब से लगा रहे हैं तो भी करप्शन होगा, ऐंठेंगे पैसा, पब्लिक से ही जेल लेना है उनको पैसा। या फिर एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स होगा, कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। फिर यहाँ पे कम्युनलिज्म आ जाता है, भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है। ठीक है, उससे क्या है, रियल इश्यूज ढक जाते हैं। भाई डेवलपमेंट पे इस बार का इलेक्शन लड़ा गया क्या, नहीं, सारा जो है वो फ्रीबीज पे लड़ा गया इलेक्शन, फ्रीबीज पे लड़ा गया, कम्युनल इश्यूज पे लड़ा गया, सेंटीमेंट्स पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ठीक है, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, रियल इश्यूज आर इग्नोर्ड। भाई किसी स्पीच में देखा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए किसी भी इस देश की, किसी ने, जो नेता है उसने बोला है मंच से कि इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी ये लागू करेंगे हम। कुछ नेता हैं बढ़िया बढ़िया, उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन पॉप कल्चर में नहीं आया है ये चीज, तो ये चीज पॉप कल्चर में आनी चाहिए। फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि हमारे जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, लैंप पोस्ट इलेक्शन हो रहे हैं। लैंप पोस्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी आदमी खड़ा कर दो, कि पत्थर को खड़ा कर दो, तो लीडर के नाम पे वो पत्थर भी जीत जाएगा। दोनों पार्टीज में है ये, मतलब जितनी भी पार्टीज लड़ रही है सब में है। लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। जात पात की पॉलिटिक्स हो रही है, धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं। तो ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है, मसल पावर है, बंगाल में देखा गया है, ये कितना ज्यादा देखा गया है कि भाई अगर इस गांव से उस पार्टी को वोट नहीं पड़े, पार्टी विशेष को, तो भाई घर में आग लगा दी जाएगी।
और किसी ने अगर गलती से वोट दे दिया, एक ब्लॉक छोटे से उसका रीजन का पता लग गया कि यहाँ से वोट नहीं पड़े हैं, पूरा खत्म कर दिया जाता है वो। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में इशू है। तो जब क्वेश्चन ये आए कि हाउ कैन वी अप्लाई एथिक्स इन पॉलिटिक्स, तो ये सारे इश्यूज आप कोट करोगे और इनके फिर सॉल्यूशन लिखोगे कि एथिक्स हमें बताते हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारे आर्गुमेंट्स लिखोगे आप। फिर सोशल डायमेंशंस पे आ जाते हैं। सोसाइटी में कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं कि भाई वुमन कोमोडिफिकेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, कोमोडिफिकेशन है, जो भी है, उसको रिजॉल्व करना है। फिर ड्रग एडिक्शन आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आजकल चल रहे हैं। वुमन कोमोडिफिकेशन है, ड्रग एडिक्शन है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वो ले सकते हो, जैसे बुल्ला भाई इंसिडेंट हो गया, या फिर जो है बॉयज लॉकर रूम वाला इंसिडेंट हो गया। ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। ड्रग एडिक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रेजुडिस हो गया। प्रेजुडिस क्या है कि सारे पंडित जो हैं वो, जो टेम्पल्स के पंडित हैं वो ब्राह्मण ही बनेंगे, ये प्रेजुडिस है भाई। ज्यादातर टेम्पल्स में आज की डेट में ब्राह्मण नहीं है, SC ST भी खूब है। ठीक है। फिर कास्ट प्रेजुडिस बहुत ज्यादा चल रही है। क्या है? मेरिटोक्रेसी नहीं है। कहते हैं कि SC ST में मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये क्या है? प्रेजुडिस है। एक से एक मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। मेरिटोक्रेसी पे डिबेट हो रही है। तो ये कॉमन इश्यूज हैं जो आज की डेट में चल रहे हैं, जो आपको कोट करने हैं वहां पर। ठीक है। फिर लोग एंड वर्सेस मीन्स देखते हैं कि भाई घपलेबाजी कर लो, बाद में देखी जाएगी, पैसा कमा लो, बाद में देखी जाएगी। मेंटरशिप कम्युनिटी में भी है कई लोग जो है फेक मार्कशीट, फेक मार्क्स बता के मेंटरशिप कर रहे हैं। फेक मार्कशीट, फेक मार्क्स बता के मेंटरशिप कर रहे हैं, काफी लोग हैं, पॉपुलर भी हैं। तो ये है एंड वर्सेस मीन्स की। मीन्स अभी देख लेंगे, एंड भला हो जाए, एक बार पैसे कमा लिए उसके बाद कौन पूछ रहा है। तो लोग मीन्स को फोकस नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, मीन्स को त्याग दे रहे हैं और एंड के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप इसमें पॉल्यूशन का ले लो कि भाई आपके घर के बाहर कचरा इकट्ठा हो गया, या फिर जो सफाई कर्मचारी है उसने कचरा इकट्ठा कर दिया, वो क्या करता है? उसमें आग लगा देता है। भाई उसका काम ये है उस कचरे को जो है डंपिंग साइट पे जाके दे, लेकिन वो आग लगा देता है। तो ये क्या है? मोरल करप्शन है कि वो भाई एंड देखता है, मीन्स खराब हो रहा है लेकिन वो एंड देखता है कि उसका काम बच रहा है। गलत है ये। तो बहुत सारे एग्जांपल्स अपनी लाइफ के इधर उधर के डाल सकते हो। फिर सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिज्म चल रहा है। भाई धरती एक ही है, कितना मेटेरियल खाओगे? अगर हर आदमी US वाला लाइफस्टाइल जीने लग गया तो धरती की उम्र जो है 5 साल भी नहीं है। तो आपको क्या मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने की आदत डालनी चाहिए, वीगनिज्म पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, लेस कंज्यूमरिज्म होना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज होना चाहिए। ठीक है। और फिर इसमें सोसाइटल डायमेंशंस में आप ये भी लिख सकते हो कि जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता जा रहा है, लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। फिर सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्शन। भाई करप्शन कहाँ से हो रहा है? सोसाइटी से ही तो हो रहा है। अगर आपको पुलिस वाला रोक ले तो आप क्या करते हो? रफा दफा मामला करने की कोशिश करते हो। चालान है 200 रुपए का, उसको 500 रुपए पकड़ा जाते हो। भाई इससे बढ़िया 200 रुपए का चालान ही कटा लो। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे कि मतलब चालान, लीगल चालान जो है तुम्हारा 200 रुपए का बनेगा, लेकिन आप पुलिस वाले को 500 रुपए पकड़ा के टेंशन खत्म करोगे कि भाई कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, या फिर मेरी गाड़ी ना जब्त कर ले वो। भाई चालान कटाओ, छुट्टी। कितने का भी हो, 1000 रुपए का हो, दे के छुट्टी करो। क्यों पैसे देते हो उसको? तो ये सेंसिटाइजेशन ऑफ करप्शन है। ठीक है, वो केस तो देखा ही होगा आपने कि भाई एक यूट्यूबर है बहुत तगड़ा, वो टोल प्लाजा पे खड़ा रहता है और जितने भी MP MLA आते हैं ना उनकी गाड़ी रोक लेता है वो। ये पूर्व वाले होते हैं, जो करंट में है उनके तो एग्जम्पशन है, इन जो पूर्व MLA है, अब वो भाई
वो गाड़ी रोक के भिड़ने लग जाएगा एमएलए एमपी जो है, लेकिन वो टोल नहीं देगा। वो मतलब पुरानी वीडियोस हैं, अब तो फास्टैग वगैरह हो गई, वो टोल नहीं देता था। वो बड़ा मजा आता था मेरे को देख के। मतलब वो एमपी रह चुका है, एमएलए रह चुका है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टोल का पैसा दे दे, बस वो अकड़ है ही अपनी, पता नहीं क्यों। तो संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन है, वो ये समझते हैं कि हम जो है सोसाइटी से ऊपर है और जो भी हम करेंगे वो ठीक है। वो एथिक्स नहीं पढ़ते। फिर इसकी एथिकल एनवायरमेंटल डायमेंशंस हैं। अब आ गया कि एनवायरमेंट में आप इसको कैसे अप्लाई करोगे एथिक्स को, तो उसकी भी डायमेंशंस हैं बहुत सारी। कि जैसे पॉल्यूशन तो हमने देखा ही था, पॉल्यूशन है। फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जितने भी इश्यूज है एनवायरमेंटल सारे आप ले सकते हो, वेस्ट बर्निंग है। फिर जो है ये है हमारा इलीगल माइनिंग हो गया। तो ये सारे इश्यूज जैसे ही क्वेश्चन आता है कि एथिक्स अप्लाई करोगे एनवायरमेंटल का, कोई भी मतलब क्वेश्चन आता है, ये सारे लिखोगे आप जो है। फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम हो गया। फिर आप ये लिख सकते हो टेस्ट वर्सेस लाइफ। भाई जानवरों की हत्या की जा रही है स्वाद के लिए। ठीक है, फिर आप ये जो है एनवायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट आ गई। ठीक है, फिर एनिमल टॉर्चर का इशू आ गया। कितने सारे केस दिखते हैं कि आजकल सोसाइटीज में चल रहा है कि भाई कुत्ते आ गए और कुत्ते ने थोड़ा सा भी भौंक दिया, जो है लोग जाके उसको मारने लग जाते हैं कुत्तों को। एनिमल टॉर्चर का केस चल रहा है। और फिर इसमें भी है कि जो पेट्स हैं, पेट्स का इशू बहुत चल रहा है कि पेट्स इन क्लोज्ड सोसाइटी, पेट्स इन गेटेड कम्युनिटी, पेट्स इन हाई राइज कम्युनिटी। जो हाई राइज के फ्लैट्स हैं उसमें पेट्स, मतलब पेट जो है, कुत्ता जो है ना, वो जानवर है यार, उसे जमीन पे रहने की आदत है। उसे तुम फ्लोर पे टांग दोगे, बालकनी में टांग दोगे, वो बेचारा पगला जाता है। और फिर उसे तुम लिफ्ट में लेके जाते हो क्लोज्ड स्पेस में, भाई वो काटेगा, किसी को भी काटेगा वो, चाहे कितना भी सेन हो काटेगा। वो लिफ्ट जा रही है ऊपर नीचे, वो अपना मोशन सेंस, पगला जाता कुत्ता, वो काटेगा ना, वो क्यों नहीं काटेगा। अब वो लोगों को पता ही नहीं है किस तरीके से पेट्स को रखना है, किस सोसाइटी में रखना है। कुत्ते रखने हैं तो भाई बड़ा घर लो, कुत्ते रखो, उसमें खूब रखो, तुम पूरी सेना रख लो कुत्तों की। ठीक है, अब छोटे से फ्लैट में तुम कुत्ता रखना है। तो ये है इशू। तो ये सारे इश्यूज भी आप लेके चलोगे उसमें। फिर एनक्रोचमेंट है। भाई जितने भी लेक्स वगैरह हैं उन पे तो तुमने बिल्डिंग बना दी, बेंगलोर का सबसे तगड़ा एग्जांपल है। ठीक है, किसी भी सिटी में, दिल्ली में इतने सारे लेक्स थे, दिल्ली वाज सिटी ऑफ लेक्स। अब जितने भी लो लाइंग एरियाज थे वहां पे कच्ची कॉलोनी बन गई है, पानी जमा हो जाता है। ये सारा इशू है। फिर आ जाती है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है। इसमें क्या लिखोगे, बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो यही है, वॉर्स जो चल रही हैं आजकल। और ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, आर्म्स रेस चल रही है। वही किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास सबसे तगड़ा नॉन न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। इन सब चीज़ों को खत्म करनी हमें एथिक्स पढ़ाने की जरूरत है। पूरी मतलब यूनिवर्सल एथिक्स होनी चाहिए। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है, फिर वो हो गया मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आप लिखोगे पॉइंट्स में। इनके एग्जाम्पल आते हैं जिनके एक आध दो के, वो लिख दोगे साथ में। ठीक है, फिर टैक्स हेवंस वाला इशू आ गया कि भाई उन कंट्रीज की क्या गलती है जो टैक्स लगा रही हैं। एक छोटा सा कंट्री टैक्स हेवन बन के जो है बिलियनियर्स का अड्डा हो जाता है ना। गलत है ये। फिर प्रोटेक्शनिज्म हो गया भाई, जो और जो नॉट, वो हो गया कि नॉट फुलफिलिंग द, जो वादे किए हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे यूएस ने पेरिस क्लाइमेट डील करी थी, लेकिन फिर बाद में जब ट्रम्प भाई साहब आए, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मानते इसको।
ठीक है, जैसे रशिया का भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि स्विफ्ट से हटा दिया रशिया को, स्विफ्ट से हटा दिया रशिया को। अब किसी को स्विफ्ट नहीं पता है तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो वो भी है, और रशिया का जो पैसा जमा था यूके में, यूरोप में और इनके बैंकों में, वो सारा सीज कर दिया। भाई वो रशिया का पैसा है, क्यों सीज कर दिया तुमने? इसीलिए जो है इंडिया जो है दुनिया भर से अपना सोना जो है इंडिया में मंगा रहा है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म है। अब ये प्रोटेक्शनिज्म कई सारी चीजों में है। रिफ्यूजी क्राइसिस है कि भाई हमारे देश में रिफ्यूजी नहीं आने चाहिए। अगर रिफ्यूजी ले रहे हो तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कराओ भाई, उनका रिलीजन वगैरह जो भी तुम्हें दिक्कत है चेंज कराओ, या फिर उनका कल्चर चेंज कराओ, जो भी है। भाई वो जिस माइंडसेट से आ रहे हो उस माइंडसेट के रहेंगे तो तुम्हारा देश खराब ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या तो उनका माइंडसेट चेंज कराओ, या कल्चरल सेंसिटिविटीनेस की ट्रेनिंग कराओ, कल्चरल सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग कराओ, जो भी है। और नहीं तो मत लो, लिए ही क्यों थे पहली चीज। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है, मतलब अपना अगर वो जजमेंट बोल रहा है तो उसमें लिख देना है कि वी नीड टू हैव दीज मेजर्स। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें एथिक्स की स्टडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। फिर प्रोटेक्शनिज्म में ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। फिर इसमें डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी आप डाल सकते हो, डेप्ट ट्रैप कर दिया जाता है। ठीक है, मेडलिंग इन इंटरनल अफेयर्स, मेडलिंग इन इलेक्शंस। इसमें एग्जांपल था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, आप दे सकते हो। तो ये सारे इश्यूज हैं। और फिर ये है कि इरोडिंग लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि यूएन का क्या रोल रह गया है अभी। यूएन तो कुछ नहीं है, अब को यूएन कुछ भी बोलता है, इसराइल को उसने बोल दिया, सैंक्शन भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप इन चीजों में भी अपने डायमेंशंस डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स, इम्प्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब बात आ जाती है एथिकल डायमेंशंस की। कि जो हमने ऊपर पढ़ा, इतनी सारी चीजें पढ़ी कि क्यों एथिक्स होती है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो कई तरह की डायमेंशंस होती हैं। तो पहली तो डायमेंशंस होती है डेस्क्रिप्टिव डायमेंशन। डेस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उसके एक एक फैक्टर को खोल खोल के स्टडी करते हैं, तो नॉलेज बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं। मतलब कोई भी कल्चर को हम बेसिस नहीं मान रहे हैं, सिर्फ नॉलेज को हम बेस मान रहे हैं कि कल्चर कुछ भी कहे। मतलब एक वो होता है ना, जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं, कि पीछे कुछ भी हुआ उसको नहीं देखना, आज हमें क्या करना है वो देखना है। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डायमेंशन ऑफ एथिक्स। इसमें हम नॉलेज को देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कल्चर को, कल्चर को भी स्टडी कर देंगे, रिलीजन को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एक ह्यूमनिज्म को भी स्टडी करेंगे, मतलब डिफरेंट राइट्स बेस्ड अप्रोच को भी स्टडी करेंगे। सारी डिफरेंट अप्रोचेस को हम स्टडी करके एक कंक्लूजन पे आते हैं, जैसे सती के लिए हुआ था। अब सती जो है वो कहते हैं रिलीजियस सैंक्शन थी उस टाइम पे, लेकिन उसका तो कोई प्रूफ मिला नहीं। फिर कहते हैं कल्चरल उसमें डायमेंशन थी, फिर कहते हैं कि उसमें ये जो है इन्वेजन भी एक डायमेंशन थी, कि मतलब अगर वो विडो रहेगी तो फिर कोई उसको पकड़ के ले जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी डायमेंशंस थी उसमें, लेकिन उसको सबको स्टडी करके हमने एक निष्कर्ष ये निकाला कि ये खराब चीज है, कैसी भी कुछ भी रही सही। फिर हमने उसको अप्लाई किया कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, गलत है। ठीक है, ऐसे ही हम चाइल्ड मैरिज पे करते हैं। अब चाइल्ड मैरिज वाले बहुत सारे तुम्हें प्रो आर्ग्यूमेंट दे देंगे, और आज की डेट में जिस तरीके से एडल्ट बिहेव कर रहे हैं, मतलब एडल्ट्री वगैरह चल रही है, तो बहुत लोग जो यंग लोग भी कह रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया तो बचपन में ही शादी हो जाती, बढ़िया है। तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे, बट एट द एंड इट इज नॉट एथिकल। क्यों भाई, उसके मेडिकल, उसके रीजंस देखो, उसके जो है इंटेलेक्चुअल रीजंस देखो, तो इट इज बैड प्रैक्टिस। ठीक है,
तो ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से पता लगा। हमने उस पर स्टडी करी है प्रॉपर, उसके रीजंस देखे हैं, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, सारी चीजें, वो इंटेंशन जो देखा है, फिर उसका मीन्स, फिर एंड्स, सब देख के हमने एनालाइज किया है कि ये चीज गलत है। इस एनालिसिस वाली प्रैक्टिस को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। दूसरी हमारी हो गई नॉर्मेटिव एथिक्स, कि भाई ऐसा चला आ रहा है इसलिए एथिकल है। नॉर्मेटिव एथिक्स, चला आ रहा है, एथिक्स है, एथिकल है, ठीक है। फिर यहाँ पे थ्योरीज आ जाती हैं वेरियस, जैसे डियोंटोलॉजिकल अप्रोच आ गई, फिर हमारी जो है टेलियोलॉजिकल अप्रोच आ गई, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट आ गई, यूटिलिटेरियनिज्म आ गई, वो सारी अप्रोचेज यहाँ पे आ जाती हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में। तो इन थ्योरीज को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए जान लो नॉर्मेटिव एथिक्स है, ये सोशल नॉर्म पे डिपेंड होती है, कि उस कंट्री का या फिर उस समाज का किस तरह का सोशल नॉर्म है, उस पर डिपेंड होती है। जैसे कि हिंदू समाज में वेजिटेरियनिज्म इज ए वर्च्यू, तो वो नॉर्मेटिव एथिक्स है, हमारी नॉर्म चला आ रहा है तो हम भी मान रहे हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी मेटा एथिक्स। अब ये मेटा एथिक्स क्या कहती है? मेटा एथिक्स ये कहती है कि व्हाट इज राइट, राइट ऑफ ए पर्सन, राइट ऑफ ए पर्सन का होना क्या चाहिए। मतलब वही क्वेश्चन जो ऐसे में पूछ लिया जाता है कि लिबर्टी होनी चाहिए या लॉ होना चाहिए, लिबर्टी वर्सेस लॉ। मतलब लॉ, लॉ में तो बंध गए ना आप, तो फिर लिबर्टी कहाँ रही? और अगर और अगर लॉफुल हो गए तो लिबर्टी नहीं रही, और लिबर्टी हो गए तो फिर मतलब अगर फ्रीडम पूरी हो गई तो फिर लॉफुल कहाँ रहे? तो इस पे डिस्कशन होता है मेटा एथिक्स में, मतलब एक फाउंडेशनल जो क्वेश्चंस है उस पे डिस्कशन होता है, ठीक है। व्हाट इज मोरालिटी? भाई मोरालिटी किसी एक पर्सन के लिए दूसरी हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन के लिए दूसरी हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए मोरालिटी चीटिंग करना हो सकती है, किसी के लिए मोरालिटी चीटिंग नहीं करना हो सकती है। तो इन सब चीजों को स्टडी करना, ठीक है, क्वेश्चंस के बियॉन्ड जाना, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस का पता लगाना, कि हम हैं ही क्यों जिंदगी में। और अगर चलो हम हैं, आ गए बाई चांस इस दुनिया में, तो हमारा क्या रोल है? अपनी मर्जी से तो आए नहीं थे हम, लेकिन अब दुनिया में आ गए तो अपनी मर्जी करेंगे। व्हाट इज योर मर्जी? आपकी मर्जी क्या है? मैं कहता मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं किसी को लूटूं, मैं किसी का कत्ल करूं, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी पे भी पाबंदी लगे या नहीं लगे, वो एग्जिस्टेंशियल का सवाल है। जो गैंगस्टर होते हैं वो तो कहते हैं कि भाई पावर है हमारे पास, हम हमारी मर्जी करें, हम कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। तो क्या उन पे कोई लगाम नहीं लगनी चाहिए? वो एग्जिस्टेंशियल एक क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना, मतलब बियॉन्ड जो एक नेचुरल प्रीटेक्स्ट हमारे समाज में सेट हो चुका है, उसके पीछे जाके रीजंस तलाशने को एक मेटा एथिक्स का देते हैं, जिसका कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई भी एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, नो सिंगल सॉल्यूशन, नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। सबका अलग अलग आंसर मिलेगा, हर आदमी को अपना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है खुद आंसर तलाशना है। इसको कहते हैं मेटा एथिक्स, कि पीछे जाके खुद के अंदर झांक के देखना, या फिर किसी समाज की सोशल कॉन्शियसनेस को जांच के देखना, उसे कहते हैं मेटा एथिक्स। फिर आती है हमारी अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स, अब नए नए फील्ड्स खुले हैं या फिर पुराने फील्ड से जितने भी हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल फील्ड पे या एक फील्ड ऑफ ह्यूमन स्टडी पे किस तरीके से अप्लाई होगी वो एथिक्स, उसको कहते हैं हम अप्लाइड एथिक्स। जैसे हम बिजनेस एथिक्स की बात कर लेते हैं, इसके भी कई सारे डायमेंशंस हैं। बिजनेस एथिक्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस एथिक्स में क्या है? अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है लगभग हर दूसरे साल या हर साल ही आता है एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जो हमने देखे थे
इकोनॉमिक इश्यूज वो सारे यहाँ पर आएंगे कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड में जो डाइवर्सिटी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रोमोटर मोनोपोली का एक इशू है, फिर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है उनके राइट्स का इशू है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। ठीक है, फिर जो है करप्शन भी यहाँ पे आ जाता है एक, फिर वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे इन्फोसिस के बोर्ड में दिक्कत हुई थी, टाटा के बोर्ड में दिक्कत हुई थी जब साइरस मिस्त्री आ गए थे, तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, फिर इसमें बिजनेस एथिक्स में और भी कई सारी डायमेंशंस हैं, जैसे सीएसआर से रिलेटेड हैं कि भाई जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या प्रॉपरली कर रही है कंपनीज, नहीं कर रही हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि या तो सीएसआर एक्टिविटी आप खुद से करो या फिर जो भी सीएसआर का पैसा है वो सरकार के किसी खाते में जमा करा दो, सरकार कर देगी। लेकिन ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके सरकार को पैसा देती है कि तुम कर लो। और सरकार को पता है सरकार पे अपना पैसा खर्च हो नहीं रहा है, बिजनेस वालों का पैसा कैसे खर्च करेगी सरकार, सरकार पे तो अपना पैसा ही नहीं संभल रहा है। ठीक है, फंड जो है वो अनयूटिलाइज्ड पड़े रहते हैं। तो सीएसआर वालों का फिर ये है कि जो सीएसआर कर रहा है वो फिर ढंग से ही कर लो, 2% होता है इसका, मतलब प्रॉफिट्स का। फिर इसमें यह देखा गया है कि सीएसआर में कि जो कंपनी है जब वो सीएसआर एक्टिविटी करती है तो खुद के ही एम्प्लॉइज की फैमिलीज का, एक्सटेंडेड फैमिलीज का बेनिफिट कर लेती है, या फिर जहां वो फैक्ट्री लगाना चाह रही है उसके आसपास के लोगों का बेनिफिट कर देती है, ताकि उसकी गुडविल बढ़े, कंपनी की गुडविल बढ़े। मतलब एक तरीके से इन एनी हाउ उसको पेमेंट, उसको वो चीज करनी ही थी, लेकिन वो इन द नेम ऑफ सीएसआर फंड्स कर रही है, तो ये इशू आ जाता है एक। फिर हमारे बहुत सारे वैसे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, मतलब इमोरल प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, आप इसमें स्कैम्स का कर सकते हो, हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, जितने भी स्कैम्स चल रहे थे। ठीक है, फिर फ्रंट रनिंग एक नया आ रहा है। अब फ्रंट रनिंग जिसको नहीं पता है भाई, गूगल पे सर्च करके देख लो क्या चीज़ है, मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है देख लो, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड हो गया अप्लाई। फिर इसमें बायो एथिक्स का आ जाता है। बायो एथिक्स, बायो एथिक्स में क्या है, डिजाइनर बेबीज, कि भाई सुपर ह्यूमन बना दो जीन चेंज करके, नीली आंखें और लंबा कद, गोरा चिट्टा, ठीक है, तेज दिमाग, IQ 200 प्लस, डिजाइनर बेबी बना दो, सुपर ह्यूमन बन जाएगा, फिर सारे प्रेसिडेंट जो हैं डिजाइनर बेबीज ही हो जाएंगे, डिक्टेटर बन जाएंगे। ठीक है, फिर बॉडीली ऑटोनॉमी, बॉडी ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन बहुत आता है आजकल, कि भाई जो एबॉर्शन रूल्स हैं, बहुत चल रहा है यूएस में, उस पर बात हो रही है कि एक औरत का हक होना चाहिए एबॉर्शन करना, या फिर वो जो जिंदगी है जो एबोर्ट हो रही है उसको बचाना हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी है। दोनों तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बैलेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर एबॉर्शन ऑफ रेप विक्टिम्स का एक इशू आ जाता है। ठीक है, फिर जेनिटल म्यूटिलेशन का इशू आ जाता है। भाई कुछ कल्चर में जेनिटल म्यूटिलेशन इज रिलीजियसली सैंक्शनड, लेकिन वो एथिकल बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं हद तक नहीं है, तो वो बायो एथिक्स का आ जाता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या चीज है। फिर आजकल ये चल रहा है कि बॉडी जो है वो ट्रांसजेंडरिज्म का सिस्टम चल रहा है, कि बॉडी की वो चेंज कर दी जाती है, क्या बोलते हैं, जो जन्मजात बॉडी होती है उसको चेंज कर रहे हैं लोग, सेक्स चेंज सर्जरीज। क्या वो एथिकल है कि नहीं है। ठीक है, अब बच्चों को क्या बताना है सही है कि नहीं है, भाई बच्चों को क्या पता है। यूएस में तो ये चल रहा है कि भाई
बच्चों को जो है स्कूल में ही ट्रेन करते जाते हैं। तो एक बच्चा थोड़ा सा बोलता है कि भाई हमें जो है एक लड़का बोलता है आई एम फीलिंग लाइक ए गर्ल, तो उसको जो है फिर वो उसकी काउंसलिंग भी हो जाती है, पेरेंट्स को पता भी नहीं लगता, उसकी काउंसलिंग हो जाती है और सब कुछ हो जाता है और उसको एज ए गर्ल ट्रेन कर देते हैं वो लोग स्कूल में ही। इतना ज्यादा भयंकर खतरनाक सिस्टम चल रहा है वहां पर। मतलब बच्चों को जेंडर न्यूट्रल बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बॉय को कह रहे हैं आप बॉय नहीं हो, गर्ल को कह रहे हैं आप गर्ल नहीं हो, तो बेचारा कंफ्यूज्ड पैदा होता है एक आदमी। लड़की अपने को लड़का समझती है, लड़का अपने को लड़की समझता है। फिर 10-12 साल तक आते आते जब वो उस पे आते हैं मैच्योरिटी पे, उसके बाद फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो हार्मोन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर लड़का है तो भाई लड़के वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह आएगा, लड़की है तो एस्ट्रोजन वगैरह आएगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो भाई ये क्या आ रहा है। तो उनका दिमाग जो है वो चकरा जाता है। फिर वो जो है सेक्स चेंज सर्जरी करते हैं, फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। तो क्या ये सही है क्या गलत है? तो ये बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है वहां पे, भयंकर डिबेट चल रही है। इंडिया में अभी ये बवासीर नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस हैं, धीरे धीरे चढ़ रहा है ये ऊपर। ठीक है। अब मिलियन में एक केस होता है इंडिया में। ट्रांसजेंडर कल्चर बचपन मतलब हमेशा से है। ठीक है, हमारे गॉड्स भी ट्रांसजेंडर हैं कई सारे। लेकिन क्या इसको मिलियन, 1 in million केस है तो क्या इसको बिल्कुल जनरलाइज कर देना चाहिए? क्वेश्चन ये आता है। तो इस पे आप अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा आपको। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि होमोसेक्सुअल मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पार्लियामेंट पे डाल दिया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो देखेंगे होमोसेक्सुअल मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई मैरिज का मतलब क्या होता है? बच्चे पैदा करना। जब बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो फिर होमोसेक्सुअल मैरिज क्या है? फिर वो कहते हैं कि हम पाल लेंगे बच्चा। अब मान लो दो मेल हैं, होमोसेक्सुअल हैं, अब उन्होंने किसी बच्ची को पाल लिया, गर्ल को, तो उसकी गर्ल की सेफ्टी का क्या होगा? भारत का समाज तो अभी भी जो है उतना इमोशनली मेंटली मैच्योर नहीं हुआ है ना, तो कैसे चलेगा काम? ठीक है, और लड़की के साथ कुछ गलत हो गया, फिर उसका कौन जिम्मेदार है? कोर्ट जिम्मेदार है, या पार्लियामेंट जिम्मेदार है, या हम जिम्मेदार हैं, या समाज जिम्मेदार है? तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर इसमें और क्या इशू आ गया? वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू आ गया। वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू आ गया कि भाई हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमें जो है नपुंसक बना देगी ये वैक्सीन जो है। तो ये इशू है कि बायो एथिक्स पे, और इसका कोई लेजिटिमेट एस्पेक्ट भी है। ये तो वैसा हो गया कि नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, लेकिन लेजिटिमेट एस्पेक्ट भी है कि जो आजकल की डीएनए आरएनए वैक्सीन आ रही हैं, इनके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है उनको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया है। प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, नो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स प्रॉपर नहीं हुए हैं। उसके बाद भी एक और इशू है क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा भी, कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो खुद में ही अच्छे हैं कि नहीं है, कि भाई ह्यूमन को आप एज ए मीन्स ट्रीट कर रहे हो। मतलब जो आदमी कह रहा है कि चलो मेरे पे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो डॉक्टर को तो पता नहीं है ना ये जो मेडिसिन है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी। अगर उसे कुछ हो गया जिसपे आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो ह्यूमन पे, तो उसका कौन जिम्मेदार है? वो तो पैसे के लिए कर रहा है ना। तो पैसे के लिए अपनी हेल्थ को जेपरडाइज कर रहा है वो बेसिकली। तो क्या ये एथिकल है? ये हो जाती है अप्लाइड एथिक्स। तो इस पे आप अपना डिसीजन बनाओ। इसके फॉर आर्गुमेंट अगेंस्ट पता होने चाहिए आपको। क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, डेट इज अदर थिंग, लेकिन आपको इन डायमेंशंस पे सोचने की जरूरत है। फिर मीडिया आ गया। मीडिया, भाई मीडिया कैसे काम कर रहा है, सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल मीडिया का ही ले लो।
बहुत सारे इश्यूज हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो रहा है। इस पे ऐसे भी आ जाता है, आया था, मैं लिख के भी आया था ऐसे मीडिया पे, बहुत अच्छे नंबर भी आए थे उस साल मेरे। 2019 में ऐसे में 143 मार्क्स आए थे, अच्छे थे। तो इसी पे लिख के आया था मीडिया पे। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हो रहा है कि हाउसेज जो है, बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के पास कंसंट्रेट हो चुका है ये। ठीक है, मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई जो सोर्स करते हैं, जैसे जैसे जी न्यूज वगैरह है ना, ये तो खैर आपको बताते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं से ANI वगैरह से सोर्स कर रहे हैं ना। ऐसा सिर्फ 2-3 ही बिजनेस हाउसेज हैं जिनके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन आती है, और फिर ये जो बिजनेस हाउसेज हैं ये सब में बांटते हैं। अब क्योंकि इन बिजनेस हाउसेज को पैसा लेना होता है, जो ये इन सब में बांटेंगे, जैसे जी न्यूज हो गया, NDTV हो गया, इन सब ये इनसे न्यूज ले रहे हैं और ये पैसा देते हैं इनको न्यूज लेने के लिए। लेकिन अब यूट्यूब कम्युनिटी आ गई है, यूट्यूब कम्युनिटी आ गई है। अब यूट्यूब कम्युनिटी तो इनको पैसा नहीं दे रही है प्राइमरी उनको, तो वो कुछ भी जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं, जैसे रिजर्वेशन खत्म कर देंगे जी, फेक न्यूज। तो आप ये देखो, पेड मीडिया हो गया, पेड न्यूज, फेक न्यूज, येलो जर्नलिज्म, सेंसेशनलाइजेशन, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल चल रहा है, किसके केस में हुआ था ये? आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, शाहरुख खान के लौंडे का मीडिया ट्रायल चल रहा है, या सुशांत सिंह राजपूत पे मीडिया ट्रायल हुआ था। ठीक है, या फिर नूपुर शर्मा पे मीडिया ट्रायल हुआ था। ठीक है, सेंसेशनलाइजेशन आप कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि भाई किसी को रेपिस्ट घोषित कर दिया लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बाद न्यूज नहीं दिखाते। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ मीडिया। ठीक है, फिर प्राइवेसी का इशू आ जाता है। फिर आ जाता है इसमें कि स्टिंग ऑपरेशन वर्सेस प्राइवेसी। ये प्राइवेसी का इशू है। स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो किसी का भी, ठीक है, और उसकी प्राइवेसी आप वायलेट कर रहे हो, जब भी तो स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या ये सही है? फिर पापाराजी हरासमेंट, ऐसे केस भी आए हैं वेस्ट में कि पापाराजी से बचने के लिए जो है डेथ हो गई है सेलिब्रिटी की। ठीक है, फिर इसमें ये इशू था कि मीडिया में कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर हैं, उसका मीडिया टेलीकास्ट हो रहा है और उससे जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है टेररिस्ट्स को। इररेस्पॉन्सिबल मीडिया टेलीकास्ट बोल सकते हो, मीडिया टेलीकास्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशन। तो इतने सारे इश्यूज हैं मीडिया में, अब इनका एक एक पॉइंट बना के लिखोगे तो यार अच्छे नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आ रहा है आजकल। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में। कौन कौन से इश्यूज हैं बताओ, सोचो। साइबर बुलिंग हो गया। साइबर बुलिंग तो बहुत कॉमन है। आप बॉयज लॉकर रूम वाला एग्जांपल इसमें डाल सकते हो, इनसेंसिटिविटी डाल सकते हो, रेप थ्रेट्स डाल सकते हो, छोटी छोटी बात पे कुछ भी बोल देने के लिए। ठीक है, फिर आजकल बहुत चल रहा है न्यूज में, आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, अभी रिसेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी मेटेरियल में नहीं मिलेगा। डिजिटल अरेस्ट करके जो है वो लूट मार कर रहे हैं लोग। आप यहाँ पे जामतारा का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, फिर जो है ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, इतना भयंकर है ऑनलाइन गेम एडिक्शन के, लोग पगला जा रहे हैं, अपने माँ बाप तक को मार दे रहे हैं। बहुत सारे, दिल्ली में ऐसा एक केस हुआ था कि अपने पेरेंट्स को मार दिया था उस लड़के ने, जस्ट उसे गेम का सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं दिए थे पेरेंट्स ने। ठीक है, फिर
प्लेजरिज्म बहुत बड़ा है इसमें, ये एजुकेशन फील्ड में भी आ सकता है। ठीक है, डीप फेक। अब ये डीप फेक क्या है? वीडियो बना देंगे भाई, क्या करोगे फिर उस वीडियो का? बहुत सारे केसेस आए हैं। फिर इसमें प्राइवेसी का बहुत इशू है कि क्या बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, बहुत लोग डालते हैं, रील्स बना रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का। अब उनके माइंड पे क्या इम्पैक्ट होगा, बच्चों के माइंड पे क्या इम्पैक्ट होगा? वो तो एक है, सिक्योरिटी डायमेंशन भी है कि बच्चों की सिक्योरिटी का क्या होगा, कल किडनैप हो गया तो पॉपुलर हो रहा है भाई। फिर बच्चों के साइकोलॉजिकल माइंड पे क्या इम्पैक्ट होगा कि भाई वो डिसाइड तो जब करेगा ना कि उसे प्राइवेटली जीना है कि नहीं जीना, जब वो 18 साल का होगा, बच्चा या बच्ची जो भी है। जब वो अपने कॉन्शियसनेस में आ जाएगा ना, जब वो डिसाइड करेगा ना कि मुझे जो है सेलिब्रिटी बनना है कि नहीं बनना है। माँ बाप लोग बच्चों को बचपन से ही सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं। भाई कोई अगर इंट्रोवर्ट आदमी है या इंट्रोवर्ट बच्ची है, उसे बाद में पता लगा कि वो इंट्रोवर्ट है और उसकी जो पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप हुई है कि वो भाई अनईजी फील कर रही है, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी में, तो क्या करोगे फिर? तो क्या ये एथिकल है? इन डायमेंशंस पे भी सोचना चाहिए। फिर इसमें आ जाता है इको चेम्बर वाला कंसेप्ट कि भाई जो आप सुनना चाहते हो वही आएगा एल्गोरिदम में। उससे क्या है, आपका एटीट्यूड हार्ड होता जाएगा। एल्गोरिदम इज डिसाइडिंग आवर माइंड एंड फेट। ठीक है। फिर और कौन कौन सा इशू है इसमें? इलेक्शन मेडलिंग तो है, उसमें भी था, पॉलिटिक्स में भी था, इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला इलेक्शन मेडलिंग भी कर सकते हो। साइबर वॉरफेयर आप कर सकते हो, मतलब साइबर वॉरफेयर भी चल रहा है कि भाई हैकिंग हो जा रही है। फिर इसमें हनी ट्रैप का केस बहुत चल रहा है कि भाई माधुरी गुप्ता इंडिया के कमीशन में पाकिस्तान में पोस्टेड थी, उन्हें किसी पाकिस्तान के आईएसआई अफसर ने हनी ट्रैप कर लिया और सारे राज उगलवा लिए, जेल में गई हैं वो, माधुरी गुप्ता। फिर निशांत, जो टेक्निकल टीम में थे ब्रह्मोस की, उन्हें अभी सजा हुई है, उन्हें हनी ट्रैप कर लिया गया। वो किससे किया गया? साइबर से। तो यहाँ पे इन्होंने एथिक्स बेच खाई मजे के चक्कर में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप भाई सिविल सर्वेंट बनोगे, आपके पास इतने सारे राज होंगे, तो आपको ये पहले से चीजें पता होनी चाहिए। फिर आजकल नया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे अप्लाई करोगे अपनी एथिक्स? क्या क्या डायमेंशन है इसकी? कि एल्गोरिदम ही बायस्ड है। जैसे एक एग्जांपल आया था, मैं देख रहा था एक, कि जीसस क्राइस्ट पे जोक बनाओ नहीं बनेगा, प्रॉफेट मोहम्मद पे जोक बनाओ नहीं बनेगा, हनुमान पे जोक बनाओ लाइन आ जाएगी जोक की। तो ये क्या है? कल्चरल इनसेंसिटिविटी, बायसनेस है। अभी वो एग्जांपल दे लो ना कि यूएस के प्रेसिडेंट का कोई आया था कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर जो अब्राहम लिंकन थे, वो उनकी इमेज बनाओ। ठीक है, तो वो ब्लैक्स बना दिया था, तो उस पर बहुत बैकलैश हुआ था। एआई ने बनाई थी वो इमेज, मतलब अब्राहम लिंकन को ब्लैक कर दिया था, अश्वेत कर दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन को अश्वेत कर दिया था। तो वो एग्जांपल आप डाल सकते हो यहाँ पर, कल्चरल इनसेंसिटिविटी आप डाल सकते हो कि भाई वो कल्चरल नहीं है। इसीलिए इंडिया में जो ओला का फाउंडर है भावेश अग्रवाल, तो कृत्रिम लेके आए हैं कि इंडिया का खुद का एक एआई पूरा स्टैक होना चाहिए, एआई फुल स्टैक होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं इस चीज को। फिर और क्या है एआई के लिए? इसमें भी फिर प्राइवेसी का इशू है।
प्राइवेसी का इसमें थोड़ा अलग टाइप का इशू है कि जैसे फेस रिकॉग्निशन, इसमें सर्वेलांस का इशू है, सर्वेलांस हो रहा है। आपको पता है कि डिजी यात्रा आपने देखी होगी, डिजी यात्रा इंडिया में हो रही है, ठीक है। चाइना में तो है ही है कि वही वहां तो फेस को स्कैन करते ही हैं। इंडिया में भी डिजी यात्रा हो रही है, उसमें आप जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी शक्ल देखता है और आपको फिर आईडी, आपकी शक्ल के बेसिस पे आपकी आईडी लेता है वो, ठीक है। फिर इसमें एथिकल इश्यूज ये आता है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट, कि भाई इतनी सारी जनता जो है वो नौकरी लूज कर देगी, और सच में कर देगी, मतलब 40-50% ऑफ नौकरी विल बी गॉन। तो फिर कैसे उसको मैनेज करोगे, रीस्किलिंग करोगे, अप स्किलिंग करोगे, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेट उनको स्किल दोगे, ऑल्टरनेट स्किल्स। फिर इसमें यह है कि लो स्किल टू हाई स्किल हो गया, कि जो लो स्किल पर्सन है उसको हाई स्किल करना पड़ेगा, या फिर हाई स्किल की ज्यादा डिमांड रहेगी, पूरा जो है एजुकेशन सिस्टम में ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा यही से। चेंजेस मतलब कंप्लीट अपहीवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, पूरा करना पड़ेगा आपको। कैसे नहीं मैनेज करोगे इसको। फिर इसमें लीगल डायमेंशंस हैं एआई में, कि भाई पूरा इंटरनेशनल सारे कंट्री मिलके बैठ के एक डिसाइड करें कि भाई क्या इसमें एथिकल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से सेंसिटिविटी रहेगी नहीं रहेगी, पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, बोथ एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या है, डेटा प्रोटेक्शन रूल आ गए। इंटरनेशनल पे क्या है, जीडीपीआर। अभी G20 की जो मीट हुई थी इंडिया में, उस पे भी इस पे काम हुआ था कि एआई के लिए कोई एक, हमें एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारी एआई की डायमेंशंस हो गई एथिक्स की। तो ऐसा नहीं है कि जो एथिक्स है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है भाई, पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस, पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस का एप्लीकेशन होता है एथिक्स में। क्या समझ रहे हो आप। तो बात आती है यहाँ पर कि हमने पढ़ा व्हाट इज एथिक्स, वाई एथिक्स पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, इम्प्लीकेशन पढ़ लिया, एवेल्यूएशन पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ ली, और एप्लीकेशन पढ़ ली। पढ़ ली, समझ में आया। इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसका आंसर दे सकते हो। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी आप सीरीज देखना, इस सीरीज को कंप्लीटली, और मजा आ जाएगा आपको, मतलब पूरी एथिक्स बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।